नमस्कार दोस्तों, इतिहास सीरीज़ के इस वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस सीरीज़ में पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन और उसमें भी पढ़ रहे थे अंग्रेज़ को। तो इससे संबंधित एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है, उसमें आधी चीज़ें बताई गई थी और आधी चीज़ें बच गई थी। आज हम लोग इस वीडियो में उन बची हुई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1668 ईस्वी तक की जो घटनाएं थी अंग्रेज से संबंधित उसको हम लोगों ने पढ़ा था और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि 1668 ईस्वी में ब्रिटेन के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उन्होंने मुंबई द्वीप जो उसे दहेज में मिला था, मुंबई द्वीप यहाँ पर काम कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। याद रखेंगे उस समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। उसकी शादी जो हुई थी एक पुर्तगाली राजकुमारी से, कैथरीन से हुई थी। तो उसी में दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने मुंबई जो द्वीप है वो इसको दिया था। तो वही द्वीप जो है फिर ब्रिटेन के सम्राट ने, चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई द्वीप को यहाँ पर काम कर रही कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। तो यहाँ तक की बातें हम लोगों ने पढ़ ली। फिर उसके बाद जब 1668 ईस्वी में कंपनी को ये मिल गया, मुंबई द्वीप मिल गया, तो कंपनी क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पर अपना एक गवर्नर बनाया। गवर्नर का नाम क्या था? गेराल्ड ऑंगियार। क्या नाम था? गेराल्ड ऑंगियार। गेराल्ड ऑंगियार। गेराल्ड ऑंगियार नाम का उन्होंने अपना जो है कि गवर्नर बनाया। इसी गेराल्ड ऑंगियार को मुंबई शहर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो 1668 ईस्वी में मुंबई द्वीप किसको मिला? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उन्होंने 1669 ईस्वी में गवर्नर बनाया। 1669 ईस्वी में गवर्नर किसको बनाया? गेराल्ड ऑंगियार को। और इसी गेराल्ड ऑंगियार को मुंबई द्वीप का यानी कि मुंबई शहर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आइए इससे आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे आगे पढ़ते हैं। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे इंग्लैंड में प्रतिद्वंदी कंपनियां। जिस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी जिस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी उसी समय इंग्लैंड में कुछ प्रतिद्वंदी कंपनियों का भी निर्माण हुआ। जैसे कि न्यू कंपनी, इसका निर्माण 1688 ईस्वी में हुआ। तो न्यू कंपनी का निर्माण कब हुआ? 1688 ईस्वी में। उसके बाद जो ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन के संसद का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में 1694 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित हुआ और उसी प्रस्ताव के तहत जो है 1698 ईस्वी में 2 कंपनी का निर्माण हुआ। पहली कंपनी जनरल सोसाइटी और दूसरी कंपनी क्या है? दूसरी कंपनी है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इंग्लिश कंपनी, कौन सी कंपनी? इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। और पहली कंपनी क्या है? जनरल सोसाइटी। ये कब, इन दोनों कंपनी का गठन कब हुआ? तो इनका गठन हुआ 1698 ईस्वी में। किस प्रस्ताव के तहत? तो 1694 ईस्वी में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उस प्रस्ताव के तहत 1698 ईस्वी में इन 2 कंपनियों का निर्माण हुआ। इससे पहले 1688 ईस्वी में न्यू कंपनी का निर्माण हो चुका था। तो ये ब्रिटेन में कुछ प्रतिद्वंदी कंपनियों का निर्माण हो रहा था। उसके बाद जो है सन 1708 ईस्वी में इन तीनों कंपनियों का विलय हो जाता है। किधर विलय होता है? आपस में विलय होता है। और इन तीनों कंपनियों का विलय जो है भारत में काम कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विलय हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में पहले से काम कर रही थी। इसी कंपनी के साथ इन तीनों कंपनी का विलय होता है। कब होता है? 1708 ईस्वी में। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन में जो प्रतिद्वंदी कंपनियां
उत्पन्न हो रही थी, जो प्रतिद्वंदी कंपनियों का निर्माण हो रहा था, इन सारी कंपनियों का जो विलय है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कब हुआ था? 1708 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में। अब कंपनी का जब विलय हुआ तो कंपनी का फिर नया नाम आया। क्या नाम? नया नाम क्या आया? द यूनाइटेड कंपनी, क्योंकि अब ये सारी कंपनियां यूनाइटेड हो गई, एक हो गई, तो क्या नाम होगा? द यूनाइटेड कंपनी। यहाँ पर मैंने कंपनी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है COMP, आप समझ जाएंगे ये कंपनी है। तो द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इसको याद रखना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा यदि इस पर आप जोर देंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। क्या याद रखना है? कंपनी कैसी थी? यूनाइटेड कंपनी थी, मिलकर बनी हुई कंपनी थी। तो द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट, व्यापारियों का, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, लंदन की कंपनी थी तो लंदन होगा ही, तो यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, इस प्रकार से ये कंपनी बनी। फिर बाद में इस कंपनी का नाम जो है 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में, 1833 के चार्टर एक्ट, जब 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया, कौन सा एक्ट आया? चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। 1833 में जब चार्टर एक्ट आया, इस चार्टर एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के तहत जो है इस कंपनी का नाम बदल दिया गया और क्या नाम हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रारंभिक गतिविधियां रही बंगाल के क्षेत्र में वो कैसी थी। तो बंगाल में प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियों को हम लोग समझेंगे। इसमें क्या हुआ कि बंगाल के सूबेदार थे शाह शुजा, उसका दरबारी चिकित्सक था ग्रेवियन बटन। ग्रेवियन बटन ने शाह शुजा को प्रसन्न किया, शाह शुजा की अच्छी देखभाल की, और जिसके कारण शाह शुजा जो है ग्रेवियन बटन से अच्छा प्रभावित हो जाता है, और उसके कारण से बंगाल के क्षेत्रों में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने कुछ नियम लागू की कंपनी के लिए, व्यापार करने के लिए। उन्होंने कहा कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, कहाँ पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार कर सकती है। तो बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने ये बात कही कि कंपनी 3000 रुपये वार्षिक कर देकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार कर सकती है। उसके बाद जो है कि 1651 ईस्वी में इसी के तहत ये जो शाह शुजा ने जो फरमान अपना दिया था, शाह शुजा ने जो अपनी बात कही थी, जो छूट दी थी, उसी छूट के तहत जो है अंग्रेज़ों ने, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित की। यहाँ पर भी मैंने व्यापारिक के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, तो आप समझ जाएंगे। तो 1651 ईस्वी में हुगली में व्यापारिक कोठी की स्थापना कौन करता है? तो अंग्रेज करते हैं। किस फरमान के तहत? तो बंगाल के जो सूबेदार थे शाह शुजा के फरमान के तहत जो है कि 1651 ईस्वी में हुगली में व्यापारिक कोठी की स्थापना होती है। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने के लिए कितना रुपये वार्षिक कर देना था उसको, अंग्रेजी कंपनी को? 3000 रुपये। इसके बाद जो है कि सन 1672 ईस्वी में शाइस्ता खां का फरमान आया। ठीक है, ये तो शाह शुजा का फरमान था, लेकिन 1672 ईस्वी में फिर से शाइस्ता खां का फरमान आता है, अंग्रेज से कोई कर नहीं वसूला जाएगा। शाइस्ता खां ने भी क्या कहा कि अंग्रेज से कोई कर नहीं वसूला जाएगा, अंग्रेज को मुक्त व्यापार करने की परमिशन दी जाती है, छूट दी जाती है। उसके बाद 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने भी इनको अच्छा छूट दिया। औरंगजेब ने क्या किया कि 2% चुंगी के अलावा 1.5% मतलब 1.5% जजिया कर के अलावा अंग्रेज़ों से कोई भी कर वसूला नहीं जाएगा। तो औरंगजेब ने कहा 2% चुंगी के साथ साथ 1.5% जजिया कर के अलावा कोई भी कर नहीं वसूला जाएगा। तो औरंगजेब ने भी यहाँ पर अंग्रेज़ों को व्यापार करने में छूट प्रदान की। उसके बाद जो है सन 1686 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने हुगली को लूट लिया, जहाँ पर जिस हुगली में 1651 ईस्वी में उन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, उसी हुगली को वहाँ के
चीज़ों को, वहाँ की संपत्ति को सन 1686 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने लूट लिया। और इस बात से जो है कि औरंगजेब क्रुद्ध हो गए, उन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ा। तो औरंगजेब ने क्या किया, अंग्रेज़ों को खदेड़ा, वहाँ से भगा दिया। और परास्त होकर औरंगजेब से जब अंग्रेज़ परास्त हो गए तो वहाँ से वो हुगली से बाहर चले गए। फिर इसके बाद सन 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 3 गांव की ज़मींदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। ये 3 गांव थे, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। इन 3 गांव को मिलाकर जॉर्ज चार्नक ने कोलकाता शहर की स्थापना की और इस कोलकाता शहर में एक व्यापारिक कोठी की भी स्थापना की। और इस व्यापारिक कोठी का नाम ब्रिटेन के सम्राट के सम्मान में विलियम फोर्ट रखा। तो व्यापारिक कोठी का क्या नाम रखा, विलियम फोर्ट। कहाँ पर यह कोठी स्थापित की गई थी, कोलकाता में। कोलकाता किन 3 गांव को मिलाकर बना था, ये तीनों गांव हैं सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में आसानी से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कोलकाता जिन गांव से मिलकर बना है, ये 3 गांव के नाम पर विद्यार्थी अधिक गौर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 गांव का नाम आप लोग याद रखेंगे, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, जिस 3 गांव से मिलकर के कोलकाता शहर की स्थापना की गई थी, निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से कोलकाता शहर में जो कोठी बनाई गई उसका क्या नाम था, विलियम फोर्ट। और विलियम फोर्ट किसके सम्मान में रखा गया था, ब्रिटेन के सम्राट के सम्मान में। इस विलियम फोर्ट जो कोठी है, इस विलियम फोर्ट के पहले गवर्नर के रूप में सर चार्ल्स आयर को गवर्नर बनाया गया था। यानी कि विलियम फोर्ट का पहला गवर्नर कौन बना था, सर चार्ल्स आयर। सर चार्ल्स आयर, ये भी याद रखना होगा कि विलियम फोर्ट जो कलकत्ता में स्थापित कोठी थी उसके पहले गवर्नर कौन थे, सर चार्ल्स आयर। उसके बाद इस कलकत्ता शहर को ब्रिटेन की यानी कि ब्रिटिश की प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित की गई। यानी कि कोलकाता को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 1700 ईस्वी में। यानी कोलकाता को 1700 ईस्वी में प्रथम प्रेसिडेंसी नगर यानी कि ब्रिटेन की प्रेसिडेंसी नगर घोषित की गई। उसके बाद यह कलकत्ता 1774 से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य की यानी कि ब्रिटिश की राजधानी भी बनी रही। इसके बाद हम लोग कुछ मिशन पढ़ेंगे, जैसे कि पहला मिशन हम लोग पढ़ेंगे नॉरिस मिशन। ये नॉरिस मिशन क्या था, तो 1698 ईस्वी में ब्रिटेन के जो सम्राट थे विलियम तृतीय, कौन थे, विलियम तृतीय, उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की थी। उस कंपनी का नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था कि 1698 ईस्वी में 2 कंपनी का निर्माण किया गया था। उनमें से एक कंपनी यही थी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, और एक दूसरी कंपनी थी जनरल सोसाइटी। और ये किसके तहत बना था, तो 1694 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के अंतर्गत, ब्रिटिश संसद के अंदर जो एक प्रस्ताव पारित हुआ था, उस प्रस्ताव के तहत जो है 1698 ईस्वी में 2 कंपनी का निर्माण किया गया था। अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है। एक था जनरल सोसाइटी और दूसरा यही कंपनी है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ये 2 कंपनी का निर्माण हुआ था। तो ब्रिटेन के जो सम्राट विलियम तृतीय थे, उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी और इस कंपनी के लिए भारत में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए उन्होंने नॉरिस को यानी कि जो नॉरिस नाम के व्यक्ति थे उसको औरंगजेब के दरबार में भेजा था। उस समय भारत में जो मुगल शासक थे वो कौन थे, औरंगजेब थे। तो नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजे थे। कौन भेजे थे, तो विलियम तृतीय, उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे विलियम तृतीय। और इसी विलियम तृतीय के सम्मान में जो है विलियम फोर्ट की स्थापना की गई थी, वो भी है 1698 ईस्वी में। तो इस प्रकार से औरंगजेब के दरबार में कौन आया, नॉरिस आया। तो नॉरिस क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या था, कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करना। तो यही मिशन जो है नॉरिस मिशन कहलाया। अब हम लोग पढ़ेंगे जॉन सरमन मिशन 1715 ईस्वी। इसके अध्यक्ष थे जॉन सरमन। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कलकत्ता में अपनी जो कह सकते हैं कि कलकत्ता में अपनी एक मुख्य केंद्र बनाकर काम कर रही थी, उस कंपनी ने 1715 ईस्वी में
एक दूत मंडल भेजा। अब दूत मंडल कहाँ भेजेगा? मुगल सम्राट के दरबार में, मुगल सम्राट के दरबार में। तो कंपनी ने शरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता से फर्रुखसियर, जो उस समय मुगल सम्राट थे, उसके दरबार में एक दूत मंडल भेजा। इस दूत मंडल का क्या उद्देश्य था? इस दूत मंडल का उद्देश्य था कि औरंगजेब के समय से जो चल रही व्यापारिक छूट है उसको जारी रखना। दूसरा उद्देश्य था बंगाल में सिक्का ढालने की अनुमति प्राप्त करना। और तीसरा उद्देश्य था कलकत्ता के नज़दीक 38 गांव को खरीदने की अनुमति। इस प्रकार से इस उद्देश्य के साथ ये दूत मंडल जो है कलकत्ता से फर्रुखसियर के दरबार में आया था। इस दूत मंडल में जो है तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे। उसका नाम है एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन और तीसरा है ख्वाजा सेहुर्द। इसमें विलियम हैमिल्टन जो था एक सर्जन था, इसी ने कमाल कर दिखाया। उसके बाद ये ख्वाजा सेहुर्द जो था आर्मेनियन द्विभाषिया था, ये 2 भाषा में बात करता था। इस प्रकार से ये दूत मंडल के 3 व्यक्ति का नाम भी याद रखना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहुर्द। तो विलियम हैमिल्टन जो सर्जन था, उन्होंने फर्रुखसियर की एक दर्दनाक बीमारी का इलाज करने में सफलता प्राप्त किया और इससे फर्रुखसियर खुश हो गया। और फर्रुखसियर ने खुश होकर के 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी किया। अब फर्रुखसियर ने क्या शाही फरमान जारी किया और फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को क्या सुविधा दी, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उन्होंने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। ठीक है, उसके साथ साथ जो है 10,000 रुपये प्रति वार्षिक कर के बदले सूरत में पूरा व्यापार मुक्त कर दिया, यानी कि मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। उसके साथ साथ बम्बई में ढाले गए जो सिक्के थे उसको संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति दे दी, यानी कि संपूर्ण मुगल राज्य में मान्यता उसको प्रदान की गई। ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्स ने इस 1717 के शाही फरमान को मैग्ना कार्टा है, यानी कि ब्रिटिश इतिहास में इसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। किस इतिहासकार के द्वारा? ऑर्स के द्वारा। किसके द्वारा? ऑर्स के द्वारा। पूरे भारत में शक्ति विस्तार में यह शाही फरमान ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुआ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो इस प्रकार से ब्रिटिश संबंधित सारी बिंदुओं को हम लोगों ने डिस्कस किया। जो एक पहले वाली वीडियो थी उसमें आधा चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा और यहाँ पर आधे चीज़ों को इस वीडियो में पढ़ा। तो ब्रिटिश से संबंधित इन सारी बिंदुओं को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे। और मैंने कोशिश किया है कि इन चैप्टर में जितनी सारी बिंदुओं का समावेश किया जा सकता था मैंने किया। आप इस वीडियो से लाभ उठाएं और कमेंट सेक्शन में आप अपनी सुझाव देना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।